और आज हमारा जो विशेष का विषय है वो भी एआई से ही जुड़ा हुआ है। पेरिस में पीएम मोदी का एआई विजन, ये आज हमारा विशेष है और इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पेरिस में पीएम मोदी का एआई विजन, और इस पर दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जावेद अशरफ, जो कि फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर टू फ्रांस रहे हैं। एम्बेसडर अशरफ, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ में डॉक्टर ऋषि मोहन भटनागर, जो कि एआई टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर ऋषि, बहुत स्वागत है आपका। और एम्बेसडर भटनागर, अगर हम आपके साथ शुरुआत करना चाहें, फ्रांस के साथ जो भारत के रिश्ते रहे हैं बहुत मजबूत रहे हैं, रणनीतिक साझेदारी मजबूत रही है, और हमने देखा है कि रक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत मजबूत एक तरह से कहा जाए तो साझेदारी आगे बढ़ी है। लेकिन जब बात एआई की होती है तो ये एक नया डायमेंशन जोड़ रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि इस भागीदारी को और मजबूत बनाएगा। तो कैसे इसको परिभाषित करेंगे, कैसे बताएंगे हमारे दर्शकों को कि एआई के जरिए अब भारत और फ्रांस और नजदीक आएंगे? जब भी किसी नई टेक्नोलॉजी का इनोवेट होकर आगे बढ़ती है जी, तो कई बार वो वेस्टर्न वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी ज़्यादा जल्दी बढ़ जाती है और एक मॉडल्स क्रिएट हो जाते हैं, और हिंदुस्तान में उसके जो है हम आगे बढ़ाते हैं। जी, 1.4 बिलियन लोग जब इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो किस तरह के उस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने क्रिएट किया है उसको आगे बढ़ा के आगे करें, इसके लिए एक तरीका हो सकता है। चैट जीपीटी आया, अब चाइना ने एक और अपना एक मॉडल क्रिएट कर दिया, और जिस तरह से आर्म रेस शुरू हुई थी वैसे एक तरीके से चैट जीपीटी या एआई मॉडल को क्रिएट करने के लिए तरीका शुरू हुआ। मगर अगर आप ये सोचें तो जिस तरह से एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्रिएट करे जाते हैं और कुछ डेटा सेट्स क्रिएट जाते हैं, तो वेस्टर्न वर्ल्ड द्वारा बनाए गए जितने भी हैं वो उनके डेटा सेट्स के ऊपर आधारित हैं, वो हमारे डेटा सेट्स के ऊपर आधारित नहीं है। तो जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो हमें भारत के लिए भारत के तरीके से ही बनाने की जरूरत है। इमेजिन करें कि हमारी 5 करोड़ मनुस्क्रिप्ट्स, जो कि वेद, उपनिषद और भी पुराण, अनेक तरीके की चीजें हैं, वो सारे के सारे डेटा सेट्स के तरह से लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में क्रिएट हो जाएं, और हम एक भारतीय जीपीटी या भारतीय एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्रिएट कर पाएंगे, वो हमारे लिए सही होगा। इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि आज की तारीख में अगर आप एआई के किसी मॉडल में जाएं और कहें कि एटॉमिक एनर्जी किसने शुरू करी थी, तो उसमें नाम आएगा कि जॉन डाल्टन। जी, मगर अगर हमारी तरीके से आएगा तो पता चलेगा कि एक महर्षि कर्नाड थे, उन्होंने सबसे पहली बार एटॉमिक थ्योरी के ऊपर काम करना शुरू किया, और उसके बाद जो भी बाकी लोग आए, चाहे वो जॉन डाल्टन थे, चाहे वो जे थॉमस थे, उन सब ने उसको फर्दर रिफाइन किया है। तो आपके पास एक सही नैरेटिव सेट होगा। आज ये हमारे भारत के लिए एक तरीका है, एक मौका है कि हम करेक्ट नैरेटिव, करेक्ट हिस्ट्री, करेक्ट पोजीशन को कर पाए, और उसी के तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। जहां फ्रांस के द्वारा किया गया जो मॉडल्स हैं, कुछ क्रिएशन है, कुछ रिसर्च हैं, वो हम उसे यूज कर सकते हैं और पूरे संसार को देंगे। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरा ग्लोबल साउथ वेट कर रहा है किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएं। कंप्यूट या प्रोसेसिंग, जितने भी टैलेंट, स्किल्स, हर एक चीज में हम आज की तारीख में आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसमें और आगे बढ़ें। जी जी जी, बिल्कुल। एम्बेसडर अशरफ, दरअसल जब भारत और फ्रांस के रिश्तों की बात होती है तो जैसा कि आपने कहा कि बहुत मजबूत प्रगाढ़ रिश्ते रहे हैं, और इनको एआई के जरिए और मजबूत किया जा रहा है। कैसे इसको, इस बात को समझाएंगे कि एआई एक टूल बन रहा है दो देशों के बीच में रिश्तों को मजबूत करने की, और जब हम बात प्रधानमंत्री के एआई विजन की करते हैं तो किस तरह से इसको दुनिया भर में जो स्वीकारोक्ति है, जो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, वो उसको कैसे देखते हैं? नमस्कार। पहली बात तो मैं भटनागर साहब से कई बातों में सहमत हूँ। देखिए, भारत और फ्रांस के बीच में डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी दिनों से अच्छा काम चल रहा है। मैं पिछले 4.5 साल तक, दिसंबर तक वहां एम्बेसडर था, और इस दौरान हम लोगों ने डीपीआई पे कई काम किए थे। फ्रांस पहला देश है यूरोप में जिसके साथ हम लोगों ने डीपीआई पे काम शुरू किया था। फ्रांस में भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काफी जानकारी है, और उनको इसके बारे में इसलिए उनको ये पसंद है क्योंकि उनकी भी जो दृष्टि है, सामाजिक दृष्टि, आर्थिक दृष्टि, राजनीतिक दृष्टि, जी, वो प्रधानमंत्री के दृष्टि से बहुत मिलती जुलती है प्रेसिडेंट मैक्रों की। तो इसी कारण आप, जैसे आपको पता होगा, पिछले साल हमने वहां यूपीआई का भी लॉन्च किया था। सबसे पहले हमारा एक स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया फ्रांस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और कई तरीके से हम लोगों ने एआई पे भी, एवॉन्स सिटी है, ग्रैंड इकोल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके साथ भी पिछले साल काम किया था।
तो इस एआई एक्शन समिट में प्रधानमंत्री को उन्होंने एज को चेयर इसलिए निमंत्रित किया कि भारत की एक अपनी दृष्टि है डिजिटल टेक्नोलॉजी की, जो एक तरफ मेरे ख्याल से अमेरिका की है, एक दूसरी तरफ एक चाइना का मॉडल है, और यूरोप का और विशेष करके फ्रांस का इससे काफी तालमेल रहता है जी। तो ये जो थर्ड वे की बात होती है, जो जहां टेक्नोलॉजी एक तरह से डेमोक्रेटाइजिंग प्रोसेस होती है, जहां पूरे वैश्विक कल्याण के लिए होती है, गरीब देशों के लिए होती है, लोगों को आगे बढ़ाने का एक उनको अपॉर्चुनिटीज देने का मौका होती है, उसमें भारत ने जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में सफलता हासिल की है वो दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। तो उसी प्रकार जैसे आज प्रधानमंत्री ने कहा कि हम लोगों ने दिखाया है कि पॉपुलेशन स्केल पर 140 करोड़ लोगों के लिए पॉपुलेशन स्केल पे कुछ ही सालों में हमने किस प्रकार से उनके जीवन को सामूहिक परिवर्तन किया है, उसमें डेटा का किस प्रकार से प्रयोग किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का किस प्रकार से, टेक्नो लीगल सॉल्यूशंस का किस प्रकार से हमने आयोजित किया है, वही उसी दृष्टि को लेके, उसी तजुर्बे को लेके हम एआई में भी काम करेंगे। और जाहिर सी बात यह है कि आज एक तरह से एआई आम रेस की भी बात चल रही है, दूसरी तरफ अनेक इनिशिएटिव्स हैं कि किसका रेगुलेटरी मॉडल चलेगा, किस प्रकार से स्टैंडर्ड्स बनेंगे, किस प्रकार से नॉर्म्स बनेंगे, और ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जैसे प्रधानमंत्री ने कहा ये कोड लिखेगी इस सदी की, 21वीं सदी की। तो इसमें भारत की आवाज, भारत की दृष्टि, भारत के व्यू पॉइंट का रहना बहुत जरूरी है। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ये है कि क्या हम एक कंपटीशन से अलग हटके इस टेक्नोलॉजी की शक्ति का मानव कल्याण के लिए काम कर सकते हैं, ग्लोबल साउथ के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में आपको कंप्यूट पावर चाहिए, आपको डेटा सेट्स चाहिए, आपको स्किल्स चाहिए, आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए। ये कुछ कंपनीज कुछ देशों के पास है, तो या तो फिर दुनिया बिखरती जाएगी और गरीब देश गरीब रहते जाएंगे, कुछ देशों की प्रगति होगी, या प्रधानमंत्री की दृष्टि लेके हम आगे बढ़े और एक ग्लोबल साउथ को लेके एक इंक्लूसिव सदी की स्थापना करें। और इसमें और हमारी जो वैश्विक चुनौतियां हैं, फूड सिक्योरिटी है, हेल्थ सिक्योरिटी है, क्लाइमेट चेंज है, इस तरह के जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, इस तरह की कई समस्याएं हैं जो जिससे दुनिया जूझ रही है, उसमें एआई का लेके हम कर सकते हैं क्या। फिर जैसे आपने कहा कि भारत को एक तरफ से अपनी शक्ति लेके अपनी मॉडल बनाना है, यूज केसेस बनाना है, उसकी किस प्रकार से भारत की प्रगति, सोशल एम्पावरमेंट और इंक्लूजन के लिए हम काम कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या हम दुनिया के लिए काम कर सकते हैं। और फ्रांस और भारत के जैसे मैंने देखा है कि हमारी सोच करीब करीब एक प्रकार है, और प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट मैक्रोन जब बातचीत करते हैं तो उनके बीच में इन विषयों पर, भविष्य क्या होगा विश्व का, उस पर बहुत तालमेल है। इसलिए इन्होंने प्रधानमंत्री को खास करके 1 साल पहले से इसकी बात चल रही थी कि ये एआई एक्शन समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रहना और उनकी अध्यक्षता करना उनके साथ मिलके उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, और वो बहुत खुश हैं प्रधानमंत्री वहां आए हैं, और इसके साथ साथ कल बायलैटरल विजिट भी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये एआई एक्शन समिट भारत को एक जो वैश्विक मंच है उस पर एक सेंट्रल पोजीशन, एक केंद्रीय स्थान देने में सफल रही है। और प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार की उन्होंने अपने दृष्टि रखी है, आपने देखा सबने समर्थन किया है, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने किया है, प्रेसिडेंट मैक्रोन ने किया है, और जैसे मैंने सुना है, जैसे मुझे मिला है, सब लोगों ने इसकी सराहना की है। एक नई दिशा दी है एआई की एक बहुत ही अहम समय पे। जी, निश्चित तौर पर अहम समय पर एक नई दिशा दी है, नया विजन दिया है, और इसकी सभी ने सराहना की है। डॉक्टर भटनागर, जब प्रधानमंत्री भी इस बात को उठाते हैं, उन्होंने कहा कि स्किलिंग और री स्किलिंग की ज़रूरत है, और अभी आपने देखा कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने भी इस बात की सराहना की प्रधानमंत्री की, और उस बात को उन्होंने डिटो किया कि भाई ये जो एक दुष्प्रचार कहा जाए उस संबंध में कि एआई के आने से रोजगार खत्म हो जाएगा, दरअसल ऐसा नहीं है। कैसे आप इस बात को हमारे दर्शकों को थोड़ा सरल शब्दों में समझाएंगे? निखिल जी, मैं अभी थोड़ी देर पहले इसी विषय पे बात कर रहा था कि 1986 में जब कंप्यूटराइजेशन ऑफ बैंकिंग और रेलवेज की बात हुई, तो उस समय लोग बात सड़कों पे थे कि नौकरियां चली जाएंगी, आप कंप्यूटर कैसे लगाएंगे। जी, उससे अगर एक रिवोल्यूशन पहले चले जाए तो जिस समय चरखा वाला चरखा से धागा बनाता था, उस समय जब नॉटिंगम में
इंग्लैंड में जब फैक्ट्रीज आ गई, तो जब भी टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, नए तरीके आते हैं और नए तरीके लोगों को अडॉप्ट करने पड़ते हैं। फर्क यह है कि जिस समय चरखा आया और नॉटिंगम में फैक्ट्री लगी, उस समय हमें बताने वाला कोई नहीं था कि ऐसा होगा और तुम्हारी नौकरी जा सकती है, तुम इसको नौकरी को सही करो, तुम लर्न करो, वरना तुम्हारे लिए तो दिक्कत आ जाएगी। हाँ। जिस समय आईटी रेवोल्यूशन हुआ और हम लोग इस तरह की चीजें रेलवे के अंदर वहां गए, तो हमें रीस्किल किया गया और हम उस रीस्किल के लिए तैयार हुए। आज तो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, हर एक तरीके से हम लोग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी स्वयं बोल रहे हैं कि भाई रीस्किल करना पड़ेगा और उसके साथ ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो नई जॉब्स बनेंगी जी, नए तरीके की जॉब्स आएंगी, नए मॉडल्स आएंगे और हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। आने वाले समय में इस तरह की टेक्नोलॉजी चेंजेस और होने के चांसेस होंगे और हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से ये ग्लोबल लेवल पे कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी का। इन चैलेंजेस की बात मैं करना भी चाहता था, अच्छा है आपने इंक्लूड किया है जी। हाँ, तो अगर हिंदुस्तान में अगर एक साइबर सिक्योरिटी का फ्रॉड होता है, और साइबर सिक्योरिटी का फ्रॉड करने वाला इंडिया में हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो संसार के किसी भी कोने में हो सकता है जी। अगर वो पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर क्या लॉ लगेगा, उसको आप कैसे पनिश करेंगे, इसके लिए ग्लोबल लेवल का प्लेटफॉर्म ही चाहिए जी। वो आप सब एक सिंगल देश के अंदर एक रूल बना के शायद उसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्रॉड करने वाला संसार के किसी भी कोने में हो सकता है। वो पैसा आपके अगर बैंक अकाउंट से निकल गया तो कहीं भी जा सकता है। उसको मैनेज करना, उसके अंदर लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट करना, ये इंटरनेशनल लेवल पे ही पॉसिबल है। और ये जो एक एक्शन समिट हुआ है फ्रांस में, यहाँ इस तरीके से ट्रस्टवर्दी, एथिकल और साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड्स, इन सब को कैसे मैनेज किया जाएगा, उसके लिए क्या गवर्नेंस होगी, एक दूसरे को हम कैसे पारदर्शिता तरीके से लर्न कराएंगे कि मेरे यहाँ ये हुआ, ऐसे इसको सही किया जाएगा, ऐसा करेंगे, या ग्लोबल लेवल पे गवर्नेंस मॉडल क्रिएट हो और लीगल लॉज हो, उसके लिए आवश्यकता ऐसे प्लेटफॉर्म्स की है। और जैसे सर ने कहा कि प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचे, को चेयर बने और भारत को वहां एक पोजीशन मिली, एक बहुत इंपॉर्टेंट एम्बेसडर अशरफ, हमारे पास समय लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन मैं चलते चलते एक सवाल चाहता हूं कि आप संक्षेप में जवाब दें कि जिस तरह से आपने कहा कि भारत एक सेंट्रल पोजीशन में उसने लिया है इस पूरे समिट में और एआई को लेकर के, ग्लोबल साउथ की आवाज भारत हर मौके पर, हर विषय पर उठाता रहा है, किस तरह से इस मौके पर भी उसने, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से चीजों को सामने रखा है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, प्रधानमंत्री की अगर आप बात को गौर से देखें तो दो चीजें उन्होंने स्पष्ट की है। एक जो कहा कि इसका प्रभाव पूरे इस पे कोई सीमा नहीं है, किस प्रकार से ये प्रभाव होता है। तो जाहिर है सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों हो सकते हैं और ये 5 स्तर पे होते हैं। निजी रूप से एक सिटीजन पे, फिर समाज पे, फिर एक देश पे या समाज पे, फिर अर्थव्यवस्था पे, सुरक्षा पे और एक वैश्विक जो व्यवस्था है, इंटरनेशनल ऑर्डर जिसको कहते हैं, इन सभी पे प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें सबसे अहम एक केंद्र सवाल ये उठता है कि ग्लोबल साउथ पे क्या असर होगा, जिसके पास ना तो रिसोर्सेज हैं, ना वो स्किल है, ना कंप्यूट पावर है, तो क्या ये पीछे रह जाएगा? तो प्रधानमंत्री ने ये आवाज उठाई है कि हम केवल ये रेस में, राइवलरी में या रेगुलेशन में, जो जिस पे भटनागर साहब ने कहा बहुत ही अहम बात उठाई है, सिर्फ इन दोनों बातों पे ही अपना ध्यान न रखें, लेकिन कि किस तरह से वैश्विक कल्याण हो, किस तरह से एक इंक्लूसिव वर्ल्ड बने जिसमें ग्लोबल साउथ का भी उद्धार हो, वहां भी प्रगति हो, वहां की समस्याएं बने, और ये संभव है। और ये जो बात प्रधानमंत्री ने बड़े जोर से रखी है, इस पे विश्व जरूर विचार करेगा, एक तरह का एक नया मॉडल बनाएगा डेवलपमेंट का, जिसमें एआई के प्रयोग करके हम ग्लोबल साउथ को कल्याण कर सकते हैं। और यही हर मंच पे प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स को और उनके एस्पिरेशंस को सामने रखा है। जी, निश्चित तौर पर एआई के संदर्भ में भी जो प्रधानमंत्री का विजन है, उसको जब उसकी सराहना दुनिया करती है तो इसीलिए भी, क्योंकि ऑल इंक्लूसिव है, वो सबको साथ में लेकर चलने की बात करते हैं। जब सबका साथ, सबका विकास की बात होती है तो वो सारा विजन जो है उनका, जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, जो वैश्विक प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ भी नजर आते हैं। एम्बेसडर अशरफ, बहुत धन्यवाद आपका, और डॉक्टर भटनागर, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।